हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज है 25 अप्रैल और एमपीपीएससी 2020 के पेपर अभी चल रहे हैं। पहला पेपर 24 अप्रैल 2022 को हो चुका है। दूसरा जो पेपर आज था यानी 25 अप्रैल 2022 को आप देख सकते हैं एमपीपीएससी 2020 का जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर हो चुका है। इसमें दो पार्ट जो कि पूरा जो पूर्णांक रहता है 300 नंबर का, पार्ट ए का 150 और पार्ट बी का 150 अंक रहता है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज पूछे गए हैं, तो उन पर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। 3 मार्कर के प्रश्न देख लेते हैं। 15 3 मार्कर यहाँ पर पूछे जाते हैं जिनकी शब्द सीमा 10 शब्द रहती है। पहला है ये संविधान से संबंधित पार्ट ए है। दूसरा शायद ज्योग्राफी से संबंधित रहेगा। पहला है उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, ये 3 मार्कर में आपको लिखना था। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की 3 प्रमुख आपकी विशेषता। ये प्रश्न एक बार पहले भी आया हुआ है और ये एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न पूछा है न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यायिक प्रणाली में आप इसको पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रश्न जो है 2019 में भी पूछा गया था प्री में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित कौन कौन से कार्य हैं, तो अब आपने ये अधिनियम तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम किस लिए आता है ये आपको पता है, तो आपने इसके कार्य लिख दिए होंगे। अगला प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में बलवंत राय, ये पंचायती राज से संबंधित आया है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया था, ये प्रश्न आपके सामने आए हैं। अगला प्रश्न है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चूँकि बाल संरक्षण अधिनियम जो है एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में भी है, इसमें 2005 का उद्देश्य क्या था वो 3 मार्कर में आपको बताना था। वहीं 9वां प्रश्न लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या आपको करनी थी। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग जो हैं कौन से थे, ये आपको बताना था। ये एक तरीके से थिंकर्स का पार्ट है और अगर आपने थिंकर्स पढ़े होंगे तो कौटिल्य को अवश्य पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है टैगोर के अनुसार, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, ये पूछा गया था। उसके अलावा अगला प्रश्न है 12वें नंबर का जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन से थे, वो आपको बताना था। तो एक तरीके से ये भी थिंकर्स का पार्ट है। अगला प्रश्न नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या है, 3 ई क्या है, ये पूछा था, आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए। मैक्स वेबर से प्रश्न आया है, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकार। देखो दोस्तों, जो एमपीपीएससी मेंस के जो पेपर हो रहे हैं यहाँ इनका असर कहीं ना कहीं जो 2021 की जो प्री है जो 2022 में 19 जून 2022 को होने वाली हैं, तो इन पेपरों को देखना प्री वालों के लिए भी उतना ही लाभकारक है जितना मेंस वालों के लिए। अगला प्रश्न है आदेश की एकता। आदेश की एकता का विचार क्या है, ये आपको बताना था। तो इस प्रकार से थोड़े से टफ ये प्रश्न रहे हैं, लेकिन अगर आपने पढ़े हैं तो आसानी से आपने किए होंगे। अगला है 10 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे जो 5 नंबर के हैं, 10 नंबर के, ठीक है। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को को लिखना था कि संविधान संशोधन के माध्यम से जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए गए तो उनके लिए कौन से कदम उठाए गए, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न है राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए। राज्य स्वायत्तता क्या है, इसको डिफाइन करना था। भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण क्या थे, वो आपको बताना था। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है नीति आयोग से। नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी निकली थी। 5 नंबर का प्रश्न था, 5-6 लाइन में, यानी 50 शब्द में लगभग आपको इसका उत्तर देना था। अगला भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगला प्रश्न राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। ये पेपर था प्रश्न। इसके साथ अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया था प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस पर चर्चा करनी थी, स्पष्ट करना था कि क्यों कहा जाता है या कहने के पीछे आधार क्या था, ये बताना था। अगला प्रश्न राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 जो स्तंभ राज्य के 4 स्तंभ की अवधारणा दी गई थी उसको उसकी व्याख्या करनी थी, एक्सप्लेन करना था। अगला प्रश्न मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टिप्स न्यायधारिता सिद्धांत को आपको समझाना था, मोहनदास करमचंद गांधी जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है
प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उनके फायदे की चर्चा आपको करनी थी। उसके अलावा अगला और अंतिम प्रश्न 5 मार्कर में सत्ता एवं जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी थी 5 मार्कर्स में। उसके बाद में 11 मार्कर में 5 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं जो कि अथवा में आते हैं, जो कि लगभग 5 है, तो 10 प्रश्न आपको आते हैं, 10 में से 5 आपको करना है। पहला प्रश्न केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन की समीक्षा आपको करनी थी कि केंद्र राज्य जो संबंध हैं उनके बीच में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस प्रकार से है वो बताना था। इसके अथवा में आया है न्यायिक सक्रियता, है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका 3 मार्कर में भी आया। न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी लिखनी है, मतलब इसमें दोनों पक्ष आपको बताने थे। अगला प्रश्न 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए कि 1996 के बाद में जो भारत में होने वाले चुनाव सुधार हैं तो उन पर आपको बताना था। अगला प्रश्न अथवा में दिया है मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका क्या रहती है, ये आपको बताना था। आपसे वर्तमान परिस्थितियों से जुड़ा हुआ प्रश्न आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न आया था तीसरा, भारत में मानव अधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मूल्यांकन करना था, तो ये मानव अधिकार संरक्षण आयोग से प्रश्न आया है। अगला इसके अथवा में संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को स्पष्ट करना था। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न आया है बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास एवं लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर आपको चर्चा करनी थी। इसके अथवा में आया है जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की अवधारणा का मूल्यांकन आपको करना था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए। लोक प्रशासन के जो है विकास क्रम के बारे में आपको बताना था। वहीं स्थायी कार्यपालिकों और राजनीतिक कार्यपालिकों दोनों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ आपको समझाना था। तो ये 11 मार्कर का प्रश्न था पार्ट ए का। अब बात करते हैं पार्ट बी यानी सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंतर्गत 15 जो 3 मार्कर हैं वो कौन कौन से आए थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक्स भी इसमें शामिल है। पहला प्रश्न है कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है, तो एक योजना से प्रश्न आया है, कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है ये पूछा गया है। अगला प्रश्न खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक तरीके से पूरा इकोनॉमिक का पार्ट है, सॉरी। अगला प्रश्न बचा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है इसके बारे में आपको बताना था 3 मार्कर में। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी वो आपको बतानी, एक तरीके से बहुत ही ईजी सिंपल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया था, किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना चलाई गई थी, तो किन किन मसालों को उसमें शामिल किया गया था ये बताना है। शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, समवर्ती सूची में ये कब सम्मिलित की गई, मतलब एक तरीके से सम्मिलित सूची का पार्ट है और इससे पहले किस सूची का पार्ट था या अब किस सूची में सम्मिलित है ये आपको बताना था। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला 8वां प्रश्न है किसने कहा था कि न तो हिंदू और न ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है, ये कथन किसका था, डायरेक्टली आपको बताना था। अगला प्रश्न शिक्षा की 3 उद्देश्य आपको बताने थे, शिक्षा के 3 उद्देश्य आपको इसमें बताने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 मार्कर का सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक कहा जाता है या किसने माना है ये आपको बताना था। सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक किसने माना है, तो ये प्री में भी आने जैसा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 4 आश्रमों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है ना, तो ये आपको बताना शायद जाबालोपनिषद में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के कोई 4 प्रभाव आपको बताना था कि भारतीय समाज पर हिंदू धर्म के क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट के कोई 5 नकारात्मक प्रभाव आपको नेगेटिव जो है नेगेटिव बातें इसमें बतानी थी आपको 5। अगला प्रश्न है मेयारी क्या है, ये आपको बताना था कि मेयारी क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना था, इजी प्रश्न था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है यानी 5 मार्कर प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका
की विवेचना आपको करनी थी कि भारतीय आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका क्या है, वो आपको बताना था। अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण बताने थे कि भारत में जो है क्षेत्रीय असंतुलन किस कारण से हो रहे हैं, वो कारण आपको बताने थे। अगला प्रश्न है तीसरा, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों पर प्रकाश डालिए। ये आपको बताना था कि अनुकूल कारक कौन कौन से हैं, वो आपको बताना था मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख करना था। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है महिलाओं के लिए अगर कोई योजना चलाई हो, कोई प्लान लाए हैं, तो वो आपको बताना था। अगला प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना आपको करनी थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011, वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 में उल्लेखित संक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना आपको करनी थी। अगला प्रश्न है सभ्यता का टकराव क्या है, ये आपको बताना था कि सभ्यता का जो टकराव है वो क्या है। अगला प्रश्न था फैमिली कोर्ट एक्ट, है ना, जो 1984 में आया था, तो इसमें क्या कुछ था वो आपको पुराना समझाना था। इसके बाद में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल का समाजशास्त्र क्या है, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न कुपोषण क्या है, ये था 5 मार्कर में कि कुपोषण क्या है, ये 5 मार्कर में आपका पूछा गया था। ठीक है, अब 11 मार्कर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो आप देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वित्तीय समावेशन क्या है। वित्तीय समावेशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख आपको करना था। अगला प्रश्न इसके अथवा में आया है, बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन से हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण देना था। एक बहुत बढ़िया प्रश्न था जो हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं। उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय को दुगना कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख करना था। इसके अथवा में आया था दोस्तों सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं। सेवा क्षेत्र यानी तृतीय सेक्टर के अंदर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका क्या है, ये आपको बताना था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है दोस्तों, महिलाओं की शिक्षा स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी। इसके अथवा में आए हैं वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण और निवारण की विवेचना आपको करनी थी, वंचित वर्ग की। अगला प्रश्न है चौथा, पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का अर्थ क्या होता है ये बताना है। सामाजिक शास्त्री समाजशास्त्री महत्व की व्याख्या भी इसके साथ आपको करनी थी। अथवा में प्रश्न आया है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए, ये एक प्रश्न था, है ना दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी तरीके से जो अभी जो एमपीपीएससी के जितने भी मेंस के पेपर होने वाले हैं, इन पेपरों का जो है पूरा डेली आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से कौन कौन से प्रश्न हैं जो प्री में इफेक्ट डाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से मदद मिलती रहे। अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इसमें पूछा गया है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए और नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न था। और इसके अथवा में आया था विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखो इसमें दोस्तों ये 3 मार्कर में भी पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य, और इसी में भी पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य और कार्यों की विवेचना करना। तो ये था दोस्तों आज का पेपर, यानी 25 अप्रैल 2022 का पेपर, जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर था, जिसमें 2 पार्ट थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो पेपर का एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पेपर देखकर आप अगले पेपर की साथ ही अपने प्री की एग्ज़ाम को भी अच्छा अंजाम दे सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।